नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो रोज़ आए दिन लड़कियों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ, इस देश की बेटियों के साथ दिन पर दिन गलत होता जा रहा है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे निर्भया केस, आरुषि हत्याकांड, जो ही आके वायरल होते हैं और आप लोगों तक पहुँच पाते हैं। लेकिन क्या बुलंदशहर, राजस्थान, जयपुर, खासकर दिल्ली जो सबसे बड़ी राजधानी है, उसके अंदर इतने रेप केसेस, महिला उत्पीड़न के केसेस रोज आते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता चल पाता है? कुछ ही केस जिस पर मीडिया दबाव डालती है और लोग जन आंदोलन करते हैं, वही केस उभर कर सामने आते हैं। बात अगर अभी करें हम हाथरस की, मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी बन चुकी है आज वो, उसके साथ जो हत्या हुई, रेप हुआ या नहीं हुआ ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। न जाने सरकार किस वजह से रुकी हुई है। बिहार चुनाव नज़दीक हैं, क्या बिहार चुनाव से पहले पहले उन अपराधियों को फांसी होगी? क्या मोदी सरकार कोई स्टंट खेलेगी? इस सब का जवाब अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। अभी तक चारों अपराधियों को सजा नहीं हुई है। और बात करें इसी मुद्दे पे, आज वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और बहुत जानी मानी टीचर राखी बिष्ट जी। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और समाचार 24 प्लस के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो आप लोगों ने उठाया है, और बेटी के साथ या किसी के भी साथ यदि अन्याय हो रहा है तो हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और अगर उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। चाहे अभी तक जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये पता भी नहीं है कि गैंग रेप हुआ है या नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो भी उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे निर्भया को 7 साल लग गए जबकि अपराधी सामने थे और सब कुछ सामने था, उसके बावजूद 7 साल किस बात के लिए। और जहाँ तक कि हाथरस की बच्ची की बात है, तो जो भी उसके साथ हुआ है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है, और मैं चाहती हूँ एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, कि उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, और सरकार को भी इसके ऊपर ज़रूर कड़ी से कड़ी उन लोगों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, दिल्ली में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग को में इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि वो इतनी दरिंदगी आप जैसी महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ कर सकते हैं? एजुकेशन, मैं आ जाती हूँ शिक्षा पर। यदि किसी भी समाज में लोग शिक्षित होंगे तो वो समाज विकसित होगा। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम से किया जा रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हर कोई चाहता है कि हमारा समाज बदले, तो हमें घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बेटा और बेटी को इक्वली आपको अपब्रिंगिंग देनी चाहिए। जो गलत है वो बेटे के लिए भी गलत है और बेटी के लिए भी गलत है, ये ज़रूर बताना चाहिए कि जैसे हम हर एक की एक रिस्पेक्ट होती है, एक सम्मान होता है, तो वो ड्यू रिस्पेक्ट चाहे लड़के के लिए हो और चाहे लड़की के लिए, उन्हें मिलनी ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा, जो अशिक्षित लोग हैं, या मैं कहूँगी अशिक्षा है, और इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी अपने समाज पर ही डालती हूँ कि यदि हम सुधरेंगे तभी तो समाज सुधरेगा। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तभी तो आगे चलकर हमें एक स्वच्छ और साफ समाज मिल पाएगा। मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी सरकार जो चल रही है अभी, केंद्र सरकार का नारा है, लेकिन बेटी बचेंगे ही नहीं तो बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जब बेटियां बचेंगी ही नहीं, जब उन्हें कोख में मार दिया जाएगा, और आज भी अगर मैं उस आंकड़ों पे जाऊं तो अभी भी आंकड़े कुछ अच्छे नहीं हुए हैं। आज भी बेटियों को मार दिया जाता है कोख में ही, तो वो जन्मेंगी तभी तो वो पढ़ेंगी आगे। और जहाँ तक ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो ये केवल नारे तक ही सीमित रह गया है। इसी के चारों ओर इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। असल में जो बेटियों के लिए होना चाहिए, और जो समाज में मैं कहती हूँ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मुझे पसंद नहीं हो, चाहे आपका जेंडर पे आधारित हो, चाहे वो जाति पे आधारित हो। आज हमें एक नए समाज का निर्माण करना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर ही आपको उस पे बात करनी चाहिए कि हाँ, कि हमें गरीबी और अमीरी का भेद मिटाना चाहिए। और जहाँ तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो सरकार इस पर बहुत सारी स्कीम्स लाती है, बहुत सारी वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है। असल में वो समाज जो इनसे अछूते हैं वो तो फ़ायदा ही नहीं इसका उठा पाते हैं। तो ये ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात कि जब बेटी बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। कोरोना वायरस की महामारी में मैम बहुत लोगों ने अपनों को भी खोया और बहुत सी ऐसी बीमारियां फैली। आज माहौल दिल्ली का ऐसा बन चुका है कि मास्क, सैनिटाइजर्स आप लेके चलिए। क्या इन सब से कोरोना रुकने वाला है? एक लोगों के अंदर आपको नहीं लगता मैम, एज अ सोशल एक्टिविस्ट और एज अ टीचर, के लोगों के अंदर ये भय फैला दिया है कि कोरोना कम हो रहा है? देखिए, कोरोना वायरस ही है और इसके बचाव के मात्र 2-3 चीज़ें जो कि सरकार पहले से ही बोलती आ रही है कि आप मास्क पहने, आप हाथ जो है आधे घंटे के अंतराल पर, यदि आप बाहर हैं तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। परंतु कोरोना वायरस की जो क्षति जो उसके कारण मेरे परिवार में भी मैंने अपने हस्बैंड को खोया है और वो एक कोरोना वॉरियर थे, हेल्थ वर्कर थे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसी बीमारी है जो कि अदृश्य है, जिस वायरस को आप ना पहचान पा रहे हैं और अनेक प्रकार का ये वायरस है। हाँ, इससे बहुत लोगों की जानें गई हैं और मैं इस चीज़ को क्यों नहीं समझ सकती, क्योंकि हमारे घर का मुखिया ही चला गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों से अभी भी यही कहूँगी कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। हाँ ठीक है, आज रोटी ज़रूर जीती है और लोग ये कह रहे हैं कि यदि हम घर में रहे तो भी मर जाएंगे भूखे, तो उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन आप एहतियात बरत सकते हैं, आप मास्क पहन सकते हैं, आप हाथ निरंतर धो सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हर जगह बताई जा रही हैं, चाहे वो ऐड में बताई जा रही हैं, सब्जियों को कैसे यूज़ करना है, या इन चीज़ों का बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो मैं जब बाहर निकल रही हूँ थोड़ा बहुत तो देख रही हूँ कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, या जैसे वो बात है कि हेलमेट पहनना है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरीके से वो समझ रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहनने को, जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हेलमेट नहीं पहना, यदि कोई देखेगा पुलिस कर्मचारी तो हमारा चालान कटेगा, उस डर से वो हेलमेट पहनते हैं। तो यही कोरोना के साथ हो रहा है कि इस डर से कि चालान होगा या कोई हमें पकड़ लेगा तो लोग मास्क पहन रहे हैं। ये डर भीतर बैठाइए और ये बहुत ख़तरनाक वायरस है, और संभलिए और सुरक्षित रहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से, आपके दर्शकों से, कि इस चीज़ का मैं बह नहीं कह रही हूँ कि बह आप बैठाएं, आप ध्यान रखिए और बस इसी तरीके से एक ना एक दिन तो जीतेंगे ही। बिल्कुल सही बात है। और आपको बता दें कि राखी जी बहुत जानी मानी टीचर भी है, बहुत से उज्जवल भविष्य बच्चों ने इनके द्वारा पढ़कर कमाए हैं। लेकिन मैम आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम चल गया है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, टीचर को अभद्र भाषा में जवाब देते हैं, जो वीडियो शायद टीचर ने सुन ली, उनके कान में भी ईयरफोन्स थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया। स्कूल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा विरोध जताया गया। तो मैम ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चा सीख क्या रहा है? बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या आप जैसे टीचर्स समझ कैसे पाते हैं कि बच्चा सामने पढ़ रहा है या वो अपनी वीडियो गेम्स में बिजी है? जी, इस मामले में जो मेरी एक राय है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हर चीज़ के होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का जो एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग अपने बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, किसी भी तरीके से हम जुड़ पा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब आप सड़क पे चलते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, ये भी कुछ इसी तरीके का मामला है कि ऑनलाइन क्लासेस सभी स्कूल दे रहे हैं। तो ये जो 3-4 घटनाएँ ऐसी हुई हैं, वाकई में ये बहुत शर्मनाक है। और ऐसे बच्चे यदि टीचर्स के साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे तो मोराल तो टीचर्स का भी डाउन होता है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर कौम एक ऐसी कौम है जो हिम्मत नहीं हारती है। और मैं क्योंकि एमसीडी में हूँ, 5 महीने से हमें तनख्वाह भी नहीं मिली है, लेकिन कार्य निरंतर जारी है। चाहे मेरे घर में मैं इतनी परेशान, अभी हाल ही की मैंने आपको बता दिया है कि मुझे जो क्षति पहुँची है मानसिक तौर पर, उसके बावजूद भी उन चीज़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लगभग आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर मैं बताती हूँ आपको, तो दिल्ली में लगभग सरकारी स्कूलों में 17 से 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यदि उनमें से मैं कहूँ कि 10% भी क्लास ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हिस्सा ये क्लासेस ले रहा है। लेकिन यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हुए, कैसे प्रूव कर पाएंगे आप लोग के एग्ज़ाम बच्चे ने चीटिंग करके दिया या नहीं दिया? बिकॉज कोई फ्यूचर है ही नहीं, कोई भविष्य है ही नहीं। ऐसा मेरा भी मानना है कि आप जब स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होते हैं तो प्रॉपर वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर लगता है, इन्वेस्टिगेटर भी लगते हैं, इन्विजिलेंस ड्यूटी लगती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता लग पा रहा है कि बच्चा चीटिंग करके दे रहा है या उसके सामने बुक खुली है? जी, ये समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आई थिंक कि कुछ तो हो रहा है ना,
कुछ तो हो रहा है। यदि बच्चे पेपर ही नहीं देंगे और कुछ तो बच्चे ईमानदारी से दे ही रहे होंगे ना, तो मैं उसके नकारात्मक पक्ष को क्यों देखूं? मैं क्यों ना सकारात्मक पक्ष को देखूं कि एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, वो आपके ये पूरा जो मॉड्यूल तैयार होता है उसमें इतनी मेहनत लगती है, वो जो टीचर कर रहा है, और ये बच्चों पर ही निर्भर करता है। पर हमारा काम है उनको जागरूक करना, और मोरल एजुकेशन के तहत ये हम बताते ही हैं कि यदि आज आप पेपर में पास हो गए तो कल क्या होगा। क्या आपको लगता है कि ये कोरोना काल ऐसे ही रहेगा और कल वो अगले साल जब बच्चे अगली कक्षा में होंगे तब भी उन्हें पेपर तो देना ही होगा? तो ये मैं बिल्कुल, हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि मैं गारंटी तो नहीं ले सकती जिन्होंने पेपर दिए हैं वो नकल मार के दिए हैं या नहीं दिए हैं, पर किसी तरह हमारी ये शिक्षा व्यवस्था जो भी इस साल जो भी हुआ है वो लॉस कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से पूरा तो हो ही रहा है, बच्चों तक हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहे हैं। तो मुझे ये इस बात पे मैं शक नहीं जता सकती कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सरकार कुछ तो कर रही है ना। अब बिल्कुल ही हम घर में बैठ जाते और बच्चे भी क्लास नहीं ले रहे होते या पेपर नहीं दे रहे होते तो वो एक साल पूरा क्या रहता, आप ये भी तो सोचिए ना। तो मैम क्या लगता है स्कूल्स कब तक खुलेंगे? क्योंकि बहुत से व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं वो किसी टीचर से ही सुनना चाह रहे हैं, कोई प्रिंसिपल इस पर बाइट दे दे। अभी तक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी कुछ नहीं कहा है। स्कूल्स खुलेंगे कब तक? क्योंकि टोटली डेली रूटीन बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका बिगड़ गया है। अभी मैं पिछले दिनों मैंने खबर पढ़ी थी और सीबीएसई शायद मई 21 को अपने एग्ज़ामिनेशन 10th और 12th के करने की उन्होंने ये संभावना जताई है। तो स्कूल जो सीनियर क्लासेस हैं उनके लिए 1 नवंबर या उसके बाद खुल भी सकते हैं। हाँ, जूनियर क्लासेस के लिए क्योंकि छोटे बच्चे इतने अवेयर नहीं होते, इतने जागरूक नहीं हैं, वो घर में भी कई बार मास्क मैंने सुना है वो नहीं पहनते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में हम उनको डांटते भी हैं, जैसे आप कह रहे थे। तो हम उन्हें डांटते हैं तो बच्चे जागरूक होते हैं कि हाँ मैडम ने कह दिया है तो पहनना है। सो छोटे बच्चों के लिए तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ सीनियर क्लासेस की तो संभावना है कि शायद वो स्कूल खुलें और वो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि वाकई में स्कूल खुलने भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा माहौल बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 अभी भी फैल रहा है। लेकिन आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, समाचार 24+ की पूरी टीम के मास्क, सैनिटाइजर्स का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और हमें एक वैश्विक बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। रही बात स्कूल्स की, जल्द से जल्द एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा भी दोबारा ये गाइडलाइन जारी होंगी। शायद सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स खुल जाएँ, लेकिन जूनियर्स का भी कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों में वाकई में ही अभी तक अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं फैली है। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।